जब प्रदेश का एमएलए या जनप्रतिनिधि अपनी बातों को नहीं कह पा रहा तो ये उनकी अयोग्यता है और ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में सत्ता, शासन, प्रशासन देना कहाँ तक के लिए उचित है, ये देश की जनता को, देश के मतदाताओं को, हम भारत के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में 2 हफ्ते की उथल पुथल के बाद अब सरकार बन गई है। जो बागी हुए थे या शिवसेना से और बीजेपी के समर्थन से सरकार बन गई। क्या कहेंगे उस उठापटक में, क्या वाकई शिवसेना अपना अस्तित्व खो चुकी है, आपको लगता है? ये हमारा जो संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें जो मैंडेट मतदाताओं ने दिया, ये उसकी लूट है। मतदाताओं का जो स्वतंत्र विचार, जो स्वतंत्र चिंतन था, जो उन्होंने एक पार्टी के विरोध में दिया, सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में दिया, और उस सत्तारूढ़ पार्टी ने जो सरकार बनी उसके विरोध में उस मत आदेश को, जनादेश को सत्ता के मदहोश में लूटा है। ये उस देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक सिस्टम पर बहुत बड़ा आघात है। ये जो सत्ताजीवी है, ये उनकी लालसा देश के मतदाताओं के मताधिकार को आज तक मतदाता सूची में सुनिश्चित नहीं कर पाया, मतगणना स्थलों का सुरक्षा नहीं कर पाया, और आज जो उसने जनादेश दिया पार्टियों के हित में, उसको भी सुरक्षित नहीं कर पाया। ये हमारे जो संवैधानिक सिस्टम पर बैठे हुए काबिज जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी अकर्मण्यता, ये अयोग्यता है। जो देश में गांधारी ने जो पट्टी बांधी थी, आज राजनीतिक गुलामों ने जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने पट्टी बांध दी, जो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी घातक सिद्ध होगी। अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से शिवसेना दहाड़ रही थी और महाराष्ट्र में दहाड़ कर ये कह रही थी कि वो जो बागी विधायक हैं वो महाराष्ट्र में आकर दिखाएं, अब तो सरकार भी बन गई है, सरकार भी बना ली है बीजेपी के समर्थन से उनके बागी विधायकों ने, तो अब क्या कहेंगे? अब कहाँ वो दहाड़ चली गई है शिवसेना की? देखो, हमारा संवैधानिक व्यवस्था मूल अधिकारों को देता है, विचार और अभिव्यक्ति को देता है। मतदाताओं ने जनादेश दिया बीजेपी के खिलाफ, एनसीपी, कांग्रेस और उसके साथ शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। आज अगर कोई ये जो पार्टी छोड़कर गए, इनको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इन्होंने कभी भी पार्टी फोरम पर या विधानमंडल के सदस्य थे, कभी वहां पर अपनी बात नहीं रखी। प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को कहा जा सकता है। जब प्रदेश का एमएलए या जनप्रतिनिधि अपनी बातों को नहीं कह पा रहा तो ये उनकी अयोग्यता है, और ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में सत्ता, शासन, प्रशासन देना कहाँ तक के लिए उचित है, ये देश की जनता को, देश के मतदाताओं को, हम भारत के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये भी बात निकल कर आ रही है कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी वहाँ और शिवसेना के साथ मिलकर, तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाया गया था। अब यहाँ पर क्या है, अब जब सरकार बनाई है बीजेपी ने, तो बागी विधायकों को और जो सबसे खास जो नंबर 2 की पोजीशन पे थे, उनको अपने भरोसे में लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को राजी कर लिया जाएगा और इसी सरकार में वापस लिया जाएगा, समझौते हो जाएंगे चीज़ों। ये राजनीतिक अवसरवादिता है, सत्ता की लालसा है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे आज वो डिप्टी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। जो ये अवसरवाद ही है कि एक जिसकी कोई पहचान नहीं, उसको मुख्यमंत्री स्वीकार किया गया। जो अपनी बात को पार्टी में कहीं नहीं कह पाए, प्रेस के माध्यम से नहीं कह पाए, विधानमंडल के सामने नहीं कह पाए, उन्हें आज तक इतना हौसला सत्तारूढ़ पार्टी ने दिया कि वो पार्टी में विभाजन कर लोकमत या जनादेश का उन्होंने चीरहरण कर लिया। ये तो उद्धव ठाकरे कहते थे पहले कि जब बीजेपी थी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया,
अपने सहयोगी दलों को बढ़ाना नहीं चाहती। अब तो सहयोगी दलों को भी मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। महाराष्ट्र देश की औद्योगिक और व्यापारिक राजधानी है, जहाँ वहाँ पर वो बॉलीवुड भी है, तो वहाँ की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक विपक्षी खेमा, जो वह मजबूत खेमा था, उसे येन केन प्रकारेण तरीके से उसे वहाँ से निकाल दिया। रही बात शिवसेना की या किसी की भी, किसी को भी आपराधिक तरीके से ललकारना ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है और बीजेपी उसमें ही कामयाब हो गई है अपने खौफ मतलब भय का माहौल बनाने में। आज सत्तारूढ़ पार्टी को हम राजनीतिक गंगा के नाम से पूरे देश में आज कह रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में आ गया वो पवित्र हो जाता, चाहे वो पहले अजीत सिंह रहो जो शरद पवार जी के परिवार से हैं, चाहे ये अब शिंदे जी हैं, इनकी भी अरबों रुपए करोड़ों रुपए की संपत्ति है, या और कोई हो, सत्ता में आते ही उन्हें अवैधान मिल जाता है और विपक्ष में रहते हैं तो उनके पीछे ये कोई भी है, शासनिक प्रशासनिक संस्थाएं, ईडी सीबीआई या जो भी है वो लग जाती हैं। तो जो लोकतंत्र को ख़त्म करने का, लोकतंत्र का जो विचार है उसको ख़त्म करने की जो ये साजिश है सत्तारूढ़ पार्टी की, ये तानाशाही की शुरुआत है, राजतंत्र की शुरुआत है। लोकतंत्र के या लोगों का जो विपक्ष है वो लोगों की, मतदाताओं की, उनके आवाज़ है जिसे हलक से खींच लिया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही नकारात्मक है। आज देश में जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें छोटे सोशल मीडिया के माध्यम से या छोटे छोटे दलों के माध्यम से, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से हमें संवैधानिक जनजागृति के लिए प्रयास करने चाहिए। चाहे विपक्ष है या पक्ष है, वो अराजकता का कोई भागी ना बने। राजनीतिक गुलामी को छोड़कर हमें देश में मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए कि जो हमारे जो संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेते ही किस तरह से गैरकानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अराजकता पैदा करते हैं। और एकनाथ शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे वो उद्धव ठाकरे के मुकाबले बड़े हिंदुत्ववादी निकले, ऐसा जो है वो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हैं? पूरे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक विकास जो देश में होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार या बुनियादी अधिकार हैं जो सुनिश्चित होने चाहिए थे, वो हुए नहीं। देश में चारों तरफ चाहे किसान है, चाहे मजदूर है या व्यापारी है, चाहे बेरोजगार है, विद्यार्थी है, वो सब परेशान हैं। तो उस पर फोकस ना हो, लोग विचार ना करें, अपने विचार ना दें, सरकार के खिलाफ आक्रोश ना हो, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, धर्म का धंधा, जहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा। यानी तो हिंदुत्व क्या है? राजनीति में हिंदुत्व से क्या मतलब है? जब धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, संविधान हमारा ये कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान या क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो हिंदुत्व पर राजनीति करना, धार्मिक प्रतीकों पर, हिंदुत्व पर ही है, धार्मिक प्रतीकों पर राजनीति करना, ये संवैधानिक व्यवस्था का विरोध है, संवैधानिक व्यवस्था का द्रोह है। लेकिन कहाँ हो रहा है वकील साहब, विरोध कहाँ है? कहीं नहीं है, सब पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुत्व को, हिंदुत्व की राजनीति को। तो इसको हमें वो करना है कि इन्होंने हमें धर्म की राजनीति में फंसाकर, धार्मिक प्रतीकों की राजनीति में फंसाकर हमसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अधिकार छीन लिए हैं। संवैधानिक बुनियादी अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं और आज सब अपने लिए तो एक दिन के लिए एमएलए हैं या कितनी बार भी एमएलए बन के उतनी पेंशन है, इनके कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कर लें, कितने भी वो सब चीज़ की फ्री की फैसिलिटी लेते हैं। परंतु जो अपना सपना देखते हैं, पढ़ लिख कर देश की सेवा करेंगे, देश की सेना में जाएंगे, देश के लिए अपना आप को न्यौछावर करेंगे, उनको सिर्फ भाड़े पर, संविदा पर रखकर उनका भविष्य अनिश्चित किया जा रहा है। देश को मजदूरों की मंडी के बनाकर सस्ता और सर्वसुलभ जो मजदूर या जो कामेरा वर्ग, उनके लिए तैयार किया जा रहा है। जहां पहले होता था कि सत्ता संसाधनों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती थी, परंतु आज
आर्थिक संसाधनों का या पूंजी का केंद्रीकरण करके क्या संदेश देना चाहती है? अच्छा, क्या लगता है आपको कि शिवसेना का एक धड़ा जो है वो एक नाथ शिंदे के बिल्कुल खिलाफ है? अब ऐसे में सरकार चलाना कितना मुश्किल होगा एक नाथ शिंदे के लिए महाराष्ट्र की, क्योंकि शिवसेना का एक धड़ा जो है उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। शिवसेना देखो, एक है वो जो जनादेश दिया है वो शिवसेना को दिया, एनसीपी को दिया है, कांग्रेस को दिया है, बीजेपी के खिलाफ। इन अवसरवादी लोगों को नहीं दिया। ये अवसरवादी लोग जैसे वहाँ के महाराष्ट्र के हालात हैं, ये अवसरवादी लोग बगैर केंद्र की सत्ता के प्रोटेक्शन के ये वहाँ शायद जा भी नहीं सकते, अपनी सुरक्षा मांगेंगे। इन्हें जनादेश मुश्किल होगी, यानी इन्हें अवसरवादी कहलाया जाएगा और आगे चुनाव आएंगे तो इन्हें इनका जो असली स्थिति है उसका जरूर पता लगेगा कि इस देश की जनता ने और खासकर महाराष्ट्र की जनता ने, वहाँ बहुत जागरूक जनता है, देश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है, व्यापारिक राजधानी कही जाती है, जहाँ पर देश के जो बॉलीवुड है देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है, वो अवसरवादियों को बहुत अच्छा सबक सिखाता है। आने वाला जो देश का मतदाता है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, व्यापारी हो या विद्यार्थी हो, वो पूरी तरह से हताश और निराश है। और इन मौकाप्रस्त लोगों को, जिन्होंने देश के बुनियादी विकास के लिए, मानवीय विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, संवैधानिक सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया, और देश के जो एक जिस कहते हैं कि युवा युग का वाहक है और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज तैयार कर हम देश को एक सपने के तौर पे विश्व परिदृश्य पर लेकर जाने की जो कल्पना रखते हैं, आज ये कॉलेजों को बंद करके, हॉस्टलों को, कॉलेज कैंपस को बंद करके आज क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी समाज है, जो सोचने वाला समाज है, उसे खत्म करके जो ना सोचने वाला समाज है, जो राजनीतिक जो गुलाम है, उसे मूर्खिस्तान का अंग बनाकर देश को पूरी तरह से देश की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। भारत की सेना एक पेशेवर सेना कही जाती थी, आज देश में सिर्फ 4 साल के लिए सैनिक भर्ती होगा, 4 साल में से 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। 4 साल में देश का जो विविधता का देश है, भौगोलिक स्थिति से अलग अलग तरीके के युद्धाभ्यास होते हैं, पेशेवर तरीके से होते हैं, तो 4 साल में क्या करेगा? सिर्फ पूंजीपतियों का या औद्योगिक घरानों के लिए देश की सेना उनके लिए गार्ड तैयार करेगी, चौकीदार तैयार करेगी, या नेताओं के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए गनर तैयार करेगी? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।